नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बरीश कुमार गुप्ता। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय का तीसरा वीडियो, अंतिम वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने आदि मानवों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों, उनके उद्विकास के बारे में जाना, उनके इवोल्यूशन के बारे में जाना, होमिनॉइड, होमिनिड के बीच में अंतर को समझा और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था के बारे में समझा। तत्पश्चात दूसरे वीडियो में हम लोगों ने मानव सभ्यता की उत्पत्ति के केंद्र संबंधी जो परस्पर विरोधी 2 विचार हैं, इन पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसे हम रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल या क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत और रिप्लेसमेंट मॉडल यानी प्रतिस्थापन मॉडल कहते हैं। तत्पश्चात हम लोगों ने आदि मानवों के भोजन प्राप्ति के तरीके, उनके औजार बनाने के तरीके, उनके रहन सहन के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम लोग आदि मानवों के संचार के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वो संचार करते थे और क्या उसकी प्रणालियां थी, किस तरह से संचार का विकास हुआ आदि मानवों के जीवन में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संचार क्या है। कम्युनिकेशन is the act of sharing or exchanging information, idea or feelings by one person to other person, by one person to a group, or by one group to other group. So we have different kind of communication. One is vocal and other one is pictographical. Then we have verbal communication and non-verbal communication. So human being is the only living creature who has established communication system. किसी भी अन्य जीव, जंतु या प्राणियों में संचार की सुनिश्चित प्रणाली नहीं पाई जाती। आदि मानवों में सबसे पहले जो संचार के तरीके विकसित हुए, वो चेहरे के हाव भाव से या उनके हाथ के मूवमेंट के, हैंड मूवमेंट के जरिए ये संचार किए जाते थे। सबसे पहले जो शाब्दिक संचार है, ध्वनि आधारित संचार है, इसकी शुरुआत होमो हैबिलिस के द्वारा की गई आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले। इस संचार में सिर्फ ध्वनि निकाली जाती थी, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता था। जैसे आपने देखा होगा, मोगली जंगल में कोई आवाज निकाल रहा है, कोई एक साउंड निकाल रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के जो संचार होते थे, होमो हैबिलिस के द्वारा किए जाते थे, क्योंकि उनके मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिससे वो ध्वनि आधारित शब्दों के आधार पर संचार करते थे। तत्पश्चात लगभग 2 लाख वर्ष पहले संचार के तरीकों में बदलाव आया और इसमें मस्तिष्क के साथ साथ स्वर तंत्र का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। स्वर तंत्र का मतलब वोकल ट्रैक्ट। वोकल ट्रैक्ट हेल्प्ड ह्यूमन बीइंग इन प्रोनाउंसिएशन एनी साउंड विद modulation. So use of vocal tract helped human being in speaking a meaningful word. तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वर तंत्र के विकास से आधुनिक मानव ने लगभग 2 लाख वर्ष पहले सुनिश्चित तरीके से शब्दों के इस्तेमाल के जरिए संचार करना शुरू किया। संचार के लिए भाषा के साथ साथ कला का भी इस्तेमाल होता रहा है। कला को भाषा के विकास के साथ ही जोड़ा जाता है। सामान्य रूप से कला के इस्तेमाल के कई कारण बताए गए हैं। कला मनोरंजन के लिए भी होती है और संचार के लिए भी प्रतीकात्मक रूप में कला का
इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि सुनिश्चित भाषा का इस्तेमाल कला के साथ साथ लगभग 40,000 साल पहले से 35,000 साल पहले के बीच शुरू हुआ, और भाषा के साथ कला भी संचार का एक माध्यम मानी जाती है। आप नीचे के चित्रों में देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन फेसेस, हैंड मूवमेंट के जरिए एंड स्पीकिंग वन vocal sound, but it was not verbal communication. So this is the sequence of development of communication in human being. तत्पश्चात अगर हम लोग देखें तो ये जो पेंटिंग्स है, ये जो कला है, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो यूरोप में लगभग 30,000 से 12,000 साल पहले हमें मिलते हैं। लेस्कॉक्स एंड सावेट फ्रांस में वो जगहें हैं जहां से हमें प्राचीन गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह से स्पेन में अल्टामीरा वो जगह है जहां से हमें प्राचीन गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। सो दीज टू countries and 3 places are very important, and generally it is asked in examination to locate these places which are known for the evidence of cave painting. And these paintings includes depiction of bison, horses, ibex, deer, mammoths, rhinos, lion, bears, panthers, hyenas, and owls. Then the question is, why cave paintings are important and what these paintings reveal. So we have many questions regarding cave paintings. Generally it is said the historians have more questions than answers. So generally many questions are asked by historians. जैसे गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो सिर्फ कुछ हिस्सों में ही क्यों है, अन्य हिस्सों में क्यों नहीं है? कुछ खास जानवर ही बनाए गए हैं जबकि दूसरे जानवर नहीं बनाए गए। पुरुषों को अकेले और समूहों में दिखाया गया है जबकि महिलाओं को सिर्फ समूह में ही दिखाया गया है। पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को सिर्फ अकेले और घरेलू कामों में दिखाया गया है। जानवरों के समूहों को गुफाओं के अंदर के भागों में चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह से पहुंचती थी, ऐसा क्यों है? तो इस तरह के प्रश्न इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा लगातार किए गए हैं और कुछ विद्वानों ने इसके बारे में अपने सुझाव भी दिए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देने की कोशिश करते हैं कि ये पेंटिंग्स हमें क्या बताती हैं। जनरली historians believe that hunting was the most important survival activity and the paintings of animal were associated with ritual and magic. ये ऐसा माना जाता था कि ये जो पेंटिंग गुफाओं में की जा रही है वो एक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान है, कोई जादू टोना टोटका है जिसके जरिए अगर हम किसी जानवर का चित्रांकन करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये मान लेते हैं कि इस जानवर को हम पकड़ लेंगे। ऐसा जो लोग उपन्यास वगैरह पढ़ते रहे हैं उनमें देखेंगे टोटम्स या वुडू, इस तरह की जो टोना टोटका की प्रणालियां हैं, इससे हम इस चित्रकारी को संबंधित करते हैं। फिर दूसरा जो तर्क दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा, उनका ये मानना है कि these caves were possibly meeting places for small groups of people or location for group activities. These people were meeting in these caves for planning to hunt. So it was believed that the caves were the places for making plan for hunting. So ये माना जाता है कि ये जो ग्रुप है गुफाओं में इकट्ठा होता था, आपस में चर्चा विचार विमर्श करके शिकार करने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करता था, एक दूसरे से सूचनाएं देता था, आदान प्रदान करता था और शिकार की योजनाएं बना करके शिकार करता था। तीसरा तरीका ये है, तीसरा जो तर्क दिया जाता है कि केव पेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या केव पेंटिंग क्यों की गई। तो जनरली
जिस बात की बात हम लोग कर रहे हैं, संचार के साथ माध्यम की बात कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो चित्रकारी है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने क्रियाकलापों की जानकारी देने के लिए की गई थी। So it is believed by one section of historians and archaeologists that cave paintings were the medium for passing information from one generation to next generation. Now, what was the purpose of painting? पेंटिंग के उद्देश्य क्या थे? अगर हम देखें केव पेंटिंग, ये लगभग हर महाद्वीप में मिलती है। यूरोप और अफ्रीका में ये जो पेंटिंग्स हैं, उनमें मुख्य रूप से शिकार और दैनिक गतिविधियों को दिखाया गया है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के गुफा चित्रकारियों में ज्यादातर प्रतीकात्मक चित्रकारी की गई है, जो सच्चाई के नजदीक कम है। तो ये अंतर हम देख सकते हैं। फिर जैसा कि हमने पहले कहा कि उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पेंटिंग का ये था कि हम ये इंश्योर करें कि हम जिस जानवर की पेंटिंग बना रहे हैं, उसका हम शिकार कर लेंगे। सो इट वाज लाइक अ मैजिकल राइट, हंटिंग राइचुअल टू इंश्योर हंटिंग। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पेंटिंग की गई, वो कुछ नहीं, सामान्य रूप से मनोरंजन के लिए अपने आसपास की चीजों को दीवालों पर उकेरना और टाइम पास की गतिविधि थी। तो इस तरह से पेंटिंग के बारे में ये विचार हमें जानने को मिलते हैं। तत्पश्चात ये प्रश्न उठता है कि ये जो शिकार की गतिविधि है, कौन करता था? क्या पुरुष करते थे, महिलाएं करती थीं, या पुरुष और महिलाएं मिलजुल के करते थे? तो सामान्य रूप से इस बारे में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज के समाज को देखें तो पुरुष शिकार करता है, महिलाएं घरेलू काम करती हैं, और आज के जो आदिवासी समाज हैं, उनमें भी सामान्य रूप से यही पद्धति, यही परंपरा है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि शिकार के लिए पुरुष ही जाते थे, इसीलिए उनका जो चित्रकारी गुफाओं में की गई है, शिकार की गतिविधियों में पुरुषों को दिखाया गया और महिलाओं को घरेलू काम करते हुए अकेले दिखाया गया, उनको समूह में नहीं दिखाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की, कि जो शिकारी संग्राहक समाज है आज का और पूर्व काल का, इनमें क्या समानताएं हैं और क्या हम आज की शिकारी संग्राहक समाज के आधार पर प्राचीन काल के शिकारी संग्राहक समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? Now, in this topic, we will discuss whether information about living hunter-gatherer could be used to understand past societies or not. So basically, we have two terms, two different subjects. First is anthropology, which deal with human culture and evolutionary biology of early humans, whereas the other term is ethnography, which deal with contemporary tribal society, and it deal with the living, food habits and way of living of contemporary hunter-gatherer societies. So, जो मानव विज्ञान है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम प्राचीन मानव संस्कृति, आदिम संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि जो एथनोग्राफी, जिसको संजाति वृत्त कहा जाता है, इसमें हम समकालीन मानव समूहों के बारे में, उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, उनकी प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस टॉपिक को जानने से पहले ये दोनों टर्म्स को जानना जरूरी है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से एंथ्रोपोलॉजी डील विद अर्ली ह्यूमन कल्चर एंड द evolutionary biology of early human being, whereas ethnography deal with contemporary tribal society. तो ये
चीज हम समझ सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीनतम मानव समाज के जीवन के बारे में जानने के लिए संजाति वृत्त संबंधी वृत्तांतों का इस्तेमाल करना उपयोगी है, अनुपयोगी है, कितना उपयोगी और कितना अनुपयोगी है? तो विद्वानों का इस बारे में दो विचार है। पहला विचार कि वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्राचीन मानवों के बारे में जानकारी हमें दे सकती है। यानी आज के शिकारी संग्राहक समाज का अगर हम अध्ययन करें तो इसके आधार पर हम प्राचीन शिकारी संग्राहक समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो द पीपल हु सपोर्ट दिस थ्योरी believe that practices by hominid side people, early humans, dated around 2 million years ago, are found common among contemporary Hadza and Kungsan tribes. It means the supporter of this view believe that the common practices, hunting, gathering, which was being practiced by early humans, is still in practice among Hadza and Kungsan. तो एक विचारधारा ये है कि आज के जो समाज है, आदिम समाज है, जो ट्राइबल समाज है, उनके अध्ययन के आधार पर हम प्राचीन विचारधारा को या प्राचीन आदिम मानव समाज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो समानताएं हैं उनकी गतिविधियों के, उनके धार्मिक विश्वास के, वो लगभग मिलते जुलते हैं। जबकि दूसरा जो वर्ग है विद्वानों का, वो विश्वास ये करता है कि आज का जो शिकारी संग्राहक समाज है उसके बारे में अध्ययन करके हम प्राचीन मानव समाज के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते। सो द सपोर्टर ऑफ अदर व्यू बिलीव दैट ethnographic data cannot be used as these are different. Different in what manner? First thing, the current tribal people, they pursue other economic activities other than hunting gathering. So they believe they are involved in trade and exchanging forest produce with neighboring societies. And they are in practice of working as paid laborers in the field of neighboring farmers. So these economic activities are different, which was not being followed, observed by the early human society. So these another difference is the current tribal societies are totally marginalized in all sense, geographically, politically and socially. पहला अंतर तो ये है कि आज के समाज की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्राचीन समाज के आर्थिक गतिविधियों से अलग है। पहले शिकार और संग्रहण का काम आदिम समाज के द्वारा किया जाता था, जबकि आज अन्य आर्थिक गतिविधियों में आज का आदिम समाज शामिल है। जैसे वो वनोत्पादों का व्यापार करना। इसके अलावा जो आदिम समाज है, जनजातीय समुदाय है, वो अगल बगल के किसानों के शहरों में जाकर के मजदूर के रूप में काम करता है। इसके अलावा आज का जो समुदाय है, समाज है, वह भौगोलिक रूप से, राजनैतिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से हाशिए पर है। यानी आज के समाज में जो विषमता दिखाई देती है, यहाँ पर उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और सबसे निम्न मार्जिनलाइज्ड जो हाशिए पर रहने वाला समुदाय है। तो आज की आर्थिक संरचना में अंतर होने के कारण हम आज के समाज की तुलना प्राचीन समाज से नहीं कर सकते। इसके अलावा आज का जो जनजातीय समुदाय है उसमें भी ढेर सारे अंतर हैं। There is tremendous violation among living hunter-gatherer societies. We get conflicting data on many issues such as relative importance of hunting and gathering, group sizes or the movement from place to place, division of labor, etc. आप कुछ आदिवासी समुदायों को देखें, उनमें बहुपत्नी प्रथा भी है, उनमें
श्रम का विभाजन अलग तरीके से है, जबकि दूसरे में अलग से है। आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को देखें, उनका बिहेवियर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, जबकि मध्य भारत के या दूसरे देशों के आदिम समाजों के बीच में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज के मानव समाज के अध्ययन से, यानी संजाति वृत्त या एथनोग्राफी के अध्ययन से, हम प्राचीन मानव समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते या उसका हम सजीव चित्रण, वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब हम इस अध्याय के अंतिम भाग पे चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है, हाउ द शिफ्ट फ्रॉम फोरेजिंग टू फार्मिंग वाज मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी खाद्य संग्रहण और शिकार करने के समय से लेकर के आज खेती करने के जो समय है, इसके बीच में जो अंतर है वो क्यों और किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यदि ऐतिहासिक अध्ययन को ध्यान से देखें तो मानव ने लगभग 10,000 से 4,500 वर्ष पहले कुछ जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को पालना और उसकी खेती करनी शुरू की। तो निश्चित रूप से कृषि कार्य और जीव जंतुओं के पालने से सभ्यता की शुरुआत हुई और खेती करने और पशुपालन से जीवन में एक नई पद्धति, नई विकास क्रम की शुरुआत हुई। यदि हम देखें इस पृथ्वी पर जो युग है वो बदलते रहते हैं, यानी जो पर्यावरण है वो रह रहकर एक साइक्लिक रूप से चेंज होता रहता है। कभी गर्म उष्ण काल होता है तो कभी शीतकाल होता है। So hot season and sometimes ice age. Last ice age came to an end about 13,000 years ago on this earth, and it resulted in warmer, wetter condition which favored growth of wild barley and wheat, grassland and open forest, and finally population of certain animals like sheep, goat, pigs and donkeys. पर्यावरण परिवर्तन होने से जब शीत युग की समाप्ति हुई तो उष्ण काल शुरू हुआ। बर्फ ढके हुए जो धरती के क्षेत्र थे उनका आकार घटा और जंगल के क्षेत्र, घास के मैदान बढ़ गए। इससे खेती करना आसान हुआ। खेती करने के साथ साथ आदि मानवों ने कुछ जीव जंतुओं को भी पालना शुरू किया। इसकी वजह से मानव धीरे धीरे उसका मूवमेंट कम हुआ, यानी अब वो यायावरी समुदाय को छोड़ समाज का हिस्सा न रह करके स्थायी रूप से अपने खेतों के पास अपने जानवरों के साथ स्थायी रूप से रहने लगा। इससे जब किसान के पास या लोगों के पास अतिरिक्त उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से उसकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। ऐसा इतिहास में सिद्ध है कि जब जब कृषि उत्पादन बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है और उससे संबंधित फिर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो पशुपालन और खेती की शुरुआत से के कारण स्थायी निवास शुरू होना और लोगों ने फिर मानव विकास को आगे बढ़ाया और मानव प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गई भी। इस तरह से अगर हम देखें तो 10,000 से 4,500 साल के बीच में, जिसको हम मध्यकाल भी कह सकते हैं, मध्यकाल, प्राचीन मध्यकाल, इसमें climate change, population pressure and a greater reliance on knowledge of a few species of plant and animal played a role in this transformation. इस तरह से हम
जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और कुछ निश्चित प्लांट्स और एनिमल के पालन को इस परिवर्तन के लिए, इस टर्निंग पॉइंट के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस तरह से ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।